हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। ये आज तक की मेरी सबसे सीरियस वीडियो है, तो मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बिल्कुल शांति से, बिल्कुल प्रेम से एंड तक देखिएगा। दूसरा रिक्वेस्ट, इसे ट्विटर पे, इसके क्लिप्स काट के इंस्टाग्राम पे, इसे जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, इसे ज़रूर से करिएगा। ये भारत की पूरे तंत्र के लिए, चाहे वो आरएनएडब्ल्यू हो, इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, और हम भारतीय नॉर्मल इंडियंस के लिए ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है। आज इसके ऊपर बातचीत हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक 1971 से बनी हुई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश की नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की नहीं है, ये प्रॉब्लम भारत के अंदर की है। और इस प्रॉब्लम को बहुत सिस्टमैटिकली बनाया जा रहा है ताकि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में पॉसिबली, या भारत के कुछ पार्ट्स को काटा जाए, या और ये सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के इस प्लान को बनाया गया है, या भारत में एक परपेचुअल परपेचुअल क्राइसिस हमेशा बनी रहे। एक एग्जांपल दे देता हूँ। यूजुअली आपने अभी तक एक मॉड्यूल देखा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रेन होते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, भारत में एंटर करते हैं, पहलगाम पुलवामा करते हैं। बट इनका जो गेम प्लान है वो है कि भारत के अंदर ही ये सब कुछ हो जाए और भारत को ही ये आग में धकेल दे। इसीलिए इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। टॉप ग्रेड का इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये विकिपीडिया कॉमन से ली गई है, तो ये डॉटेड लाइन ही दिखाएंगे। बट ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि आपके कंट्रोल में है, और ये आ गया आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो पार्ट हमारे पास कंट्रोल में है, इंडिया की सबसे बड़ी जो क्राइसिस थी, या आप कह लें आज भी एक सिमरिंग क्राइसिस है, वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और पर्टिकुलरली कहाँ है? कश्मीर वैली में। अब मैं आपको बोलूं कि मैं देश में छोटे छोटे कश्मीर बनाता रहूँगा। हर 10 साल में आपको एक नया कश्मीर मिलेगा, और ये सब कुछ एक प्लान्ड तरीके से, वेल फंडेड तरीके से चल रहा है भारत में, चल रहा था। और जब तक भारत के लोग सारे मिलके, सारी एजेंसीज मिलके इसके ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से, मैं कह रहा हूँ ना, रेड से काम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो तार हैं वो आपको रीसेंट जियोपॉलिटिक्स में दिखेंगे। पाकिस्तान आसिम मुनीर मीट्स सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, इज इस्लामिक नाटो इन प्ले। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक इस्लामिक नाटो ऑलरेडी बना हुआ है? एक अनसेड इस्लामिक नाटो इज ऑलरेडी देयर अगेंस्ट इंडिया, एटलीस्ट एट द इंटेलिजेंस लेवल, एटलीस्ट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। और इनका काम क्या था? उनके ऊपर कुछ एक्शन चल रहा है आजकल भारत में। एक उसमें से है डेमोलिश इलीगल स्ट्रक्चर्स इन 15 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान, अमित शाह इन राजस्थान। तो यहाँ पे आपको ये बहुत नॉर्मल न्यूज़ लगेगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एसपी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी, इन सबको बोला गया है कि आप 15 किलोमीटर के एरिया में जितने इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश करें। बट इस न्यूज़ से मिर्ची किसे लगती है? एक पर्टिकुलर एजेंसी को, जीरा को। जीरा कहता है इंडिया ऑर्डर्स डेमोलिशन ड्राइव अलोंग बॉर्डर एज पाकिस्तान टेंशन सिमर्स। ना इससे पाकिस्तान का कोई रिलेशन है, ना इससे पाकिस्तान टेंशन का कोई रिलेशन है। ये इफेक्टिवली भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसे टच कर रहा है। मैं आपको कुछ मैप्स दिखाऊंगा और फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। सेंटर फॉर्म्स पैनल, जिसमें शामिल करावी भी हैं, टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंजेस लिंक्ड टू इलीगल इमिग्रेशन एंड नेचुरल कॉजेस। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ये तो एक पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो है अननेचुरल कॉजेस। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बुरहान वानी जैसे लोग बने? हाउ कैन आई डू दैट? ये पूरे प्रोजेक्ट का मेन एजेंडा है कि भारत के अलग अलग सिटी में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में, कैंटोनमेंट के पास, रेलवे लाइंस के पास, हाईवेज के पास, एक्सप्रेसवेज के पास, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, स्ट्रेटेजिक एरियाज के पास,
ऐसी सिमरिंग टेंशन टाइम टू टाइम बनती रहे। पहले हम कुछ मैप्स देखते हैं। इस मैप को बहुत गौर से देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि भारत के रोड्स, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस एरिया से जाते हैं और क्या उन रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी मूवमेंट, बीएसएफ के कॉन्वॉय की मूवमेंट्स, पुलिस एक्शन और एसेंशियली भारत के तंत्र को का जो भी एक्शन हो उसके ऊपर क्या कोई नज़र रख रहा है परपेचुइटी में। एक छोटी सी वीडियो बना दी और वीडियो बना के भेज दी, 15,000 रुपये जीपे में आ गए। बिल्कुल सिस्टमैटिकली ऐसा भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो रखा है। अगर आप एक कर्व बनाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ से एक कर्व बनाऊंगा और मैं ऑल द वे सिलीगुड़ी में घुसूंगा और मैं इसे कनेक्ट करते हुए एज ऑफ असम तक ले आऊंगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नेक्स्ट एक एक करके देखिए। दूसरे एरिया में आप देखेंगे कि ये जो कर्व है ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। ये कर्व आपको दिखेगा कि झारखंड के एज में भी टच होता है। मतलब अगर एक जगह दबिश हो, बंगाल में दबिश हो तो झारखंड, झारखंड में दबिश हो तो बिहार, और पर्टिकुलरली देखिए, सोचिए ज़रा कि नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ ईस्ट बिहार में जो कि सिलीगुड़ी के पड़ोस में है, वहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा ये किस चीज़ का मैप है। यू विल अंडरस्टैंड वेरी सिस्टमैटिकली। और ऐसा नेपाल बॉर्डर पे क्यों होता है, ऐसा बांग्लादेश बॉर्डर पे क्यों होता है, ऐसा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास क्यों होता है, सिलीगुड़ी के वेस्ट में, सिलीगुड़ी के ईस्ट में, पूरे रास्ते में ऐसा क्यों होता है, त्रिपुरा के इसी एज में ऐसा क्यों होता है। क्या यहाँ से मेन ट्रंक लाइंस जा रही हैं जो कि त्रिपुरा के एज पे जाएगी, जहाँ से फेनी रिवर को कट किया जा सकता है और बांग्लादेश को काटा जा सकता है। क्या भारत के ऊपर 24/7 365 सर्वेलेंस है बिना किसी टेक्नोलॉजी के, लोगों को यूज करके। अच्छा, नेपाल हमारा भाई है, बहुत अच्छा भाई है। आपने धुरंधर देखी होगी और IC-814, बहुत सारी आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें नेपाल का बार बार जिक्र हो जाता है। तो नेपाल बॉर्डर में ये अचानक से कॉन्ग्रीगेशन कैसे हो जाता है, जैसे बिहार बॉर्डर में, बिहार नेपाल बॉर्डर, यूपी नेपाल बॉर्डर, कोई बात नहीं। अब आप सिर्फ सिलीगुड़ी को देखिए। सिलीगुड़ी के वेस्ट, ईस्ट और सिलीगुड़ी में आपको क्या दिखता है, हर जगह कॉन्ग्रीगेशन है। और अगर ये स्टेट्स जो आसपास के स्टेट्स हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये अगर आपके साथ ना हो, ये आपके साथ एक तरीके से आपके साथ इनका द्वंद्व चल रहा हो, उसी समय अगर भारत में ये जो मॉड्यूल्स मैंने बना रखे हैं इनको मैं एक्टिवेट कर दूं, तो आपके पास सिलीगुड़ी में तो जगह नहीं बचेगी। ये तो सिर्फ सिलीगुड़ी की बात हो गई। अब देखिए, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से असम तक, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट तक, ग्वालियर से नॉर्थ ईस्ट तक, मैं आपको देख रहा हूं और मैं आपको हर टाइम देख रहा हूं, दिन हो या रात हो, हर जगह मैंने आपको मॉनिटर कर रखा है। और मैंने कुल मिला के एक ऐसा एक्सेस बना रखा है जो एक्सेस स्टार्ट होता है लेट्स से ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से चलते हुए पूरे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, यूपी नेपाल बॉर्डर पे, उसी तरीके से बिहार नेपाल बॉर्डर पे, ऑल द वे गोइंग टू रंगपुर। और फिर आप देखिए, सिलीगुड़ी से चलते हुए आप असम प्लेन्स में जाइए और असम प्लेन्स में जाते हुए ये एक्सेस, दोनों एक्सेस कनेक्टेड है। और अगर इन एक्सेस में मैंने सिस्टमैटिकली सेल्स बना रखे हैं, लोग डाल रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनसे गौमांस की तस्करी वगैरह वो करवाऊँगा। मैं इनसे अगर मुझे कोई असला वगैरह पहुँचाना हो अतीक अहमद तक, वो पहुँचा लूँगा। मुझे कुछ बंदे उठवाने हो, बंदों को कहीं डलवाना हो, कोई भी एसेट को लेफ्ट राइट मूव करना हो, तो मैं बांग्लादेश से एंटर करके यहाँ पहुँच सकता हूँ, नेपाल से एंटर करके यहाँ पहुँच सकता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इलाका है नूह मेवात का इलाका, तो जो दिल्ली ब्लास्ट की कहानी थी उसमें नूह मेवात की बात आई थी। अब जरा सोचिए आप कि ये मॉड्यूल्स अचानक से क्या भारत में पैदा हुए हैं? नहीं, इसका एक बिल्कुल सिस्टमैटिक गेम है। 1971 के बाद, एंड दिस इज़ द रियल क्रक्स, इसे मैं कहानी की तरह समझाता हूँ। आप मेरे से अगर पूछना चाहते हैं इसका कोई प्रूफ है, नहीं, मेरे सोर्सेज हैं, मेरी एनालिसिस है, आप इसे एक रिपोर्ट की तरह समझिए। समझना है तो समझ जाएंगे, नहीं समझना चाहते तो कभी समझ नहीं आएगा। तो 71 के बाद पाकिस्तान की टॉप स्टैब्लिशमेंट ने एक डिसीजन लिया कि 71 का बदला होगा, क्योंकि बांग्लादेश को आपने काट के अलग कर दिया।
और बांग्लादेश को काट के अलग करने की प्लानिंग आप पहले से कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो टॉप स्टैब्लिशमेंट है वो उसी टाइम से प्रिपेयर कर रही है। और पाकिस्तान को हमेशा से पता था कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके साथ हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो ये बदला कैसे होगा? तो बदला होगा अलग अलग इलाकों में। और अब आप आ जाएंगे वो पहले मैप जो मैंने आपको दिखाया। फर्स्ट मैप में आपको बदला कहाँ होता हुआ दिख रहा था? सबसे पहला बदला आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखा, दूसरा बदला आपको पंजाब में दिखा। तो अब मुझे एक बात बताइए, सबको पता है एक बात कि अगर कश्मीर को एक्टिवेट किया जाएगा तो क्या होगा? भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, सारी फोर्सेस वो मिलकर इसको शांत कर देंगी। तो क्यों ना मैं इसको जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दूं, रियासी वगैरह में करना शुरू कर दूं, ठीक है। क्यों ना मैं इसको पंजाब की तरफ शिफ्ट कर दूं, ठीक है। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसे राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोशिश करूं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी आपको परेशान करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आपको असम में परेशान करे, वेस्ट बंगाल में परेशान करे, बिहार में परेशान करे, झारखंड में परेशान करे, और आपके जो रिलेशन है भारत नेपाल के साथ वो भी खराब हो? तो इनका एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था कि लिटिल कश्मीर बनाना है, क्योंकि इनको पता था जब जब पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा डायरेक्टली तो पाकिस्तान पिटेगा, और एक जगह पिटेगा और फिर वो दूसरी जगह चालू करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल में ले पाएंगी। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पैरेलली 10, 15, 50, 60 जगह में ये सेम कर्मकांड रिपीट कर सकूं? बॉर्डर खुले हैं भारत के, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ। तो इस बॉर्डर का इस्तेमाल करना ही करना है। और मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग मुझे भारत में मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अब सोचिए कि मेरा सिर्फ एक प्लान है कि कैसे मैं पॉलिटिशियंस को इसमें इन्वॉल्व करूं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को पैसे कमाने होते हैं, चोरी करनी होती है। और कैसे मैं ब्यूरोक्रेट्स को इसमें इन्वॉल्व करूं, कैसे मैं बीएसएफ को इसमें इन्वॉल्व करूं, कैसे लोगों को पैसे दे दे के मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं, और कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना जो 1971 वाला बदला है उसको एक अंजाम पे पहुंचाऊं। साथ ही साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक भिखमंगा देश हूं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं इसी पूरे बिजनेस से पैसा भी कमाऊं। तो कैटल ट्रेड हो गया, जो फेक करेंसी आती थी वो हो गया, असला आता है, पाउडर आता है, इस सब से जो कमाई होती है इससे ये ऑपरेशन चलता रहता है, और इसी से भारत के ऊपर नए नए हिट किए जाते हैं। अब आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग चाहिए, तो कुछ लोग तो आपको देश में ही मिल जाएंगे जो पैसे के लिए बिक जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो धर्म के लिए बिक जाएंगे, और इसके अलावा आपको चाहिए बांग्लादेशी, आपको चाहिए म्यांमारीज, और इसमें भी आपको रोहिंग्यास चाहिए, आपको बांग्लादेशी हार्डन्ड लोग चाहिए, रेडिकलाइज लोग चाहिए, जो कि रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेट हो सके। तो आप एन मास इनको भेजोगे, और जब आपने 100 लोग भेजे तो उसमें से आपको 5 ऐसे मिल ही जाएंगे जो रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड हैं। अब ज़रा सोचिए कि पहले मैं एक इलीगल रूट बनाता हूँ जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार का इस्तेमाल होता है, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ कि क्योंकि मैं इतने इलीगल्स ला रहा हूँ, मैं आपको इलेक्शन दर इलेक्शन जिताता रहूँगा, आप सीएम बन जाइए, आपको मैं पीएम बना सकता हूँ, आप इसे चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, इसे आप अपना मिनिस्टर बना लीजिए, इसे एमएलए बना दीजिए, इसे एमपी बना लीजिए। सो मच सो कि वेस्ट बंगाल और असम ये 2 ऐसे स्टेट्स बन गए थे जहाँ पे ओपनली पब्लिकली बांग्लादेशी वोट भी करते थे, दादागिरी भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे। ये एक बांग्लादेश की हैसियत नहीं थी, एक ऐसी कंट्री जिसे हमने बनाया था। तो इसके पीछे कौन था और इसके पीछे कौन है? तो हमेशा से पाकिस्तान तो रहा है, बट पाकिस्तान के पीछे कौन है? पाकिस्तान को पैसा कहाँ से मिलता है, सपोर्ट कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान को बचाता कौन है? तो आ जाता है भाई बिग बॉस। कमेंट्स में डाल दीजिएगा बिग बॉस कौन है। तो भाई बिग बॉस का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, साथ ही साथ म्यांमार के लोग मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे, ओपन बॉर्डर्स हैं आपके नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब जब मैंने इलीगल काम में पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, ब्यूरोक्रेट को इन्वॉल्व कर लिया, तो मेरे ऊपर एक्शन तो कोई भी नहीं करेगा। जब एक्शन कोई भी नहीं करेगा तो मैं एन मास नंबर्स चेंज करता रहूँगा, स्ट्रेटेजिक एरियाज में आके लोगों को भरता रहूँगा, और जब भर दूंगा तो मैं क्या क्रिएट करूंगा? लॉलेसनेस। ऐसी लॉलेसनेस कि पुलिस यहां पे एंटर ही ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे आए ही ना, और अगर वो नहीं आएगी तो क्या होगा? मैं जो भी इलीगल काम कर रहा हूं वो चलता रहेगा। अच्छा, इससे मैं क्या करूंगा? भारत के मुसलमानों को भी मूर्ख बनाऊंगा।
भारत के मुसलमानों को कभी भी इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होने दूंगा। उनकी पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल सिस्टम, पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन, पैरेलल हैबिट्स बना के उनको सेपरेट करके रखूंगा, एक कंडुइट बना के रखूंगा। और वो कंडुइट कहाँ बनेगा? वो इस एक्सिस के अराउंड बनेगा। जब 1941 में बात हो रही थी तो जिन्ना कह रहा था कि मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जो भारत से इस एक्सिस, एग्जैक्ट इसी एक्सिस से कटता हुआ भारत से जाए और बांग्लादेश में जाके मिल जाए, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये प्लानिंग 1971 में पहली बार नहीं हुई। 40s में जिन्ना ने कहा था कि मुझे एक रोड चाहिए जिससे कि मैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कनेक्टिविटी क्रिएट करूं, और साथ ही साथ ये ऐसे इलाके हों जहां पे भारत में रहने वाले मुसलमान भी आपस में मिल पाएँ, परस्पर मिल पाएँ, क्योंकि फैमिलीज़ हैं, टूट गई हैं, एसेट्रा। अब आपने रिसेंट टाइम्स में ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि पाकिस्तानी औरत से शादी की, फिर आपने ऐसी कहानी सुनी होगी कि बांग्लादेश से एक लड़का 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में आया था और उसने यहाँ के 3 शादी की, उसके 16 बच्चे थे। तो इंसेंटिव मॉडल है, आपको रेडिकलाइज भी किया जाएगा, आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। कैसे इंसेंटिव? कि अगर आप ज़्यादा शादियां करते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ आपको सारी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी सब्सिडी मिलेगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। मतलब भारत का जो सिस्टम है, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, सीएम, सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था ये सिंपल सा प्रोजेक्ट। दूर से बड़ा सिंपल लग रहा है। अच्छा, जब भी हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जब उसका प्रोटोटाइप बन जाता है, प्रोटोटाइप तो ये मैप काफ़ी है, 2011 का ये सेंसस का डेटा है। और आज के डेट में अगर आप सेंसस कराएंगे तो आपको ये जो डार्क ब्लू एरियाज हैं वो बढ़ते जाएंगे। और ये कहानी सीरियस हो जाएगी अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप की जगह ब्लॉक वाइज मैप उठा लें, विलेज वाइज मैप उठा लें, तो आपको रियलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा समझ आएंगी। तो आप इस मैप से समझिए कि सिस्टमैटिकली ये हुआ है, अकस्मात नहीं हुआ है, नेचुरली नहीं हुआ है, अननेचुरली हुआ है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री इसके पीछे पड़ी हुई है। मतलब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वो सारे इनपुट्स हैं। पंगा क्या है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, बड़े सारे स्टेट हैं, और सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे और अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे ये जो फेक आधार कार्ड बनाए हुए जो लोग हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, एंड वी कैन ऑल अब्यूज इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, बट जो काम आज वो कर रहे हैं वो इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, भारत के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। कि भारत में क्या बांग्लादेशी वोट करेंगे या भारत में भारतीय वोट करेंगे, एनी विच वे। तो जब आप कोई प्रोटोटाइप बना लेते हैं तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप किसी को प्रेजेंट करते हैं कि सर मैंने प्रोटोटाइप बना लिया, फंडिंग दे दीजिए। तो भारत बहुत अच्छे से तेल गैस खरीदता है और तेल गैस मिडिल ईस्ट से खरीदता है। तो जो इसमें से पैसे हुए वो ज़कात के नाम पे वापस आते हैं पाकिस्तान के अलग अलग एजेंसीज के पास, पूरे मिडिल ईस्ट से। किसी एक कंट्री के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें कतर, सऊदी अरेबिया सब इन्वॉल्व हैं। तो इनके जो तेल और गैस का पैसा है ये आता है और रिलीजियस फंडिंग्स के नाम पे, एनजीओ के नाम पे, एंडोमेंट्स के नाम पे, सोसाइटीज़ के नाम पे ये पैसा आता है। और बॉर्डर इलाकों में अभी तक तो सिर्फ लोग आए थे, वो अननेचुरली शादी कर रहे थे, अननेचुरली हाई नंबर्स में रिप्रोड्यूस कर रहे थे। अब उनके साथ उनका घर बनने लगता है, बड़े बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स बनने लगते हैं, रेडिकलाइजेशन के कैंप्स लगने लगते हैं। और जो लार्जर प्रोजेक्ट है वो क्या है? लार्जर प्रोजेक्ट ये है कि ऐसे लॉलेस इलाके बनाओ जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो और ये इलाका बॉर्डर के किनारे हो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो मैं कुछ लोगों को लेके रेडिकलाइज करके भारत के अलग अलग विभिन्न इलाकों में छोटे छोटे दिल्ली मॉड्यूल्स ऑन करूं, छोटे छोटे कश्मीर मॉड्यूल्स ऑन करूं, छोटे छोटे हिट्स करूं। और उससे क्या होगा? मैं भारत की जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेच कर दूंगा, भारत की जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दूंगा, और भारत की जो इकोनॉमिक पावरेस है उसको डिफंक्ट कर दूंगा। और सबसे अजीब बात क्या है कि जिन पॉलिटिशियंस ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने और सिस्टम में रहने वाले जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए, पैसे कमाए, वो सिस्टमैटिकली खुद को, अपनी फैमिली को इंसुलेट करके, इनके प्रोटेक्शन में रहते हुए देश छोड़ के धीरे धीरे जाते रहे हैं और जा रहे हैं एज वी स्पीक। और ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, भारत की आर्म्ड फोर्सेस की आज सबसे बड़ी नाइटमेयर है, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। द रियल प्रॉब्लम इज कि इतने सिस्टमैटिकली और इतने स्मूथली, इतनी शांति से ये सब कुछ हुआ है। और इसीलिए जब ये मूवी आई थी धुरंधर,
तो इतना मीडिया आउटरीच था कि ये गोदी है, चमचा है, मोदी है, ये भक्त है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, भक्त कोई रहे या ना रहे, मोदी रहे या ना रहे, बीजेपी रहे या ना रहे, टीएमसी रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए और ये देश संपन्न होना चाहिए। इंडिया इज़ फॉर इंडियंस एंड इंडियंस मस्ट बी एब्सोल्युटली सिक्योर। और उनको ये कहानी पता होनी चाहिए कि हमारे साथ एक डीप डाउन वेरी बिग क्राइसिस इज कमिंग। और मैं आपको ये छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूँ ना, एक डिस्ट्रिक्ट जब फट उठता है तो आपको वहाँ पे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। अगर ये पैरेलली 40 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लोकेशन पे हो जाए जो कि बॉर्डर के पास हो, आराम से सामान आ जा सकता है, असला वापस आ सकता है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन ओपन है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। और इसलिए मैं आपको ये बताना आज मुनासिब समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर काम होना पहली बार फॉर अ चेंज होना शुरू हो गया है। बाय द वे, कारगिल वॉर के बाद ओप सिंदूर के समय आपने देखा कि कैसे इन्हीं लोकेशंस में प्लांटेड बड़े बड़े सेल्स वो फटे हैं, निकले हैं, उनको पकड़ा गया है और वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान और पाकिस्तान के आकाओं को कंटिन्यूसली रियल टाइम इंटेल शेयर करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा कि भारत इस सीरियस चैलेंज से कैसे लड़ सकता है। क्योंकि देखिए भैया, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी और हमारी डेस्टिनी तो पाकिस्तान लिख रहा है एज वी स्पीक। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।